वंदे मातरम भैया बहनों। आज हम विज्ञान के कक्षा 8 का पार्ट 4 जो धातु आधातु पढ़ रहे थे, उसमें आज विस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। कौन सी अभिक्रिया की? विस्थापन अभिक्रिया। इसको समझने के लिए अपन एक प्रयोग करते हैं। इसके अंदर अपन 100 ml के 5 बीकर लेते हैं। कितने? 5 बीकर। इसके अंदर एक का नाम देते हैं A, B, C, D और E। इनके अंदर क्या है कि अपन विभिन्न प्रकार के विलयन बढ़ते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन A और B बीकर के अंदर बढ़ते हैं। C के अंदर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बढ़ते हैं और D जो है D के अंदर आयरन सल्फेट का जलीय विलयन बढ़ते हैं और E के अंदर जिंक सल्फेट का जलीय विलयन बढ़ते हैं। इस तरह से अपन पांचों बीकर में इनका विलयन बढ़ते हैं। अब बीकर A के अंदर अपन जिंक का टुकड़ा डालते हैं धातु का A के अंदर, B के अंदर लोहे की छीलन डालते हैं, C के अंदर तांबे की छीलन, D के अंदर भी तांबे की छीलन और E के अंदर लोहे की कील डालते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं तो बीकर A और B का जो है विलयन है उसके रंग में क्या आता है? बदलाव आ जाता है। यानी बीकर A और B के रंग में क्या जाता है? परिवर्तन हो जाता है। विलयन का रंग बदल जाता है। किसमें? बीकर A और B के अंदर। जबकि C और D के अंदर अपन देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई बीकर A और B के अंदर, जबकि C और D और E के अंदर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। कैसे पता चलता है? इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी इनके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है और इन दोनों में रासायनिक अभिक्रिया हुई, यानी विस्थापन अभिक्रिया इसमें होती है। इसको समझने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया को अपन समझते लिखते हैं। तो कॉपर सल्फेट और जिंक दोनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो जिंक की जो धातु है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है और विस्थापित करने से एक नया पदार्थ बनता है। जो आप ध्यान रखना इधर कि ये जो जिंक है इस कॉपर को विस्थापित कर देती है और नया पदार्थ बनता है जिंक सल्फेट और विस्थापित क्या हो जाती है? कॉपर। तो इस तरह से ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है। किसके अंदर? बीकर A के अंदर। तो कॉपर जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है जिंक, ये ध्यान रखना आपको। बीकर B की बात करें अपन तो कॉपर सल्फेट जो है फेरियम के साथ विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसके अंदर जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता है। इस तरह से ये जो है विस्थापन अभिक्रिया दोनों बीकर में होती है। इस कारण इन दोनों बीकर का जो है रंग बदल जाता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं बीकर A और बीकर B। आगे बात करते हैं अपन बीकर C की बात करें तो बीकर C के अंदर जिंक सल्फेट था और हमने कॉपर डाला धातु, तो इसके अंदर जो कॉपर है वो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। इस कारण इसके अंदर कोई अभिक्रिया नहीं हुई। इसी प्रकार अपन बीकर D की बात करें तो इसमें आयरन सल्फेट का जो जलीय विलयन था उसके अंदर हमने कॉपर डाला, तो कॉपर जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर पाया। इस कारण इसके अंदर भी कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। बीकर E की बात करें तो जिंक सल्फेट के विलयन में फेरियम आयरन डाला, तो आयरन ने जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया, तो इसमें भी कोई किसी प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया नहीं हुई और इन तीनों बीकरों में रंग में परिवर्तन नहीं आया। इसका मतलब इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं की। अब विस्थापन अभिक्रिया क्यों नहीं हुई, इसी कारण जान लीजिए आप। ये है क्रियाशीलता, यानी धातु जो है क्रियाशीलता के आधार पर विस्थापित करती है दूसरी धातु को। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। ये ध्यान रखना आपको। क्रियाशीलता में क्या? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है, लेकिन कम अभिक्रियाशील धातु अपने से अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित अपने से अधिक अभिक्रियाशील या अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है कॉपर है वो जिंक से कम अभिक्रियाशील है, यानी जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील कॉपर, इसलिए कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। दूसरे बीकर D की बात कर रहे हैं तो कॉपर और फेरियम, तो आयरन जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, इसलिए कॉपर जो है आयरन को विस्थापित नहीं कर पाता है। इसी प्रकार बात करते हैं अपन आयरन बीकर E की बात करते हैं तो इसके अंदर जिंक और आयरन, इसमें आयरन कम अभिक्रियाशील है और जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए आयरन जिंक को विस्थापित नहीं कर पाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। अब बात करते हैं कि मूल बात क्या निकल के आती है कि धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता, अभी आपने 3 धातु की बात करी थी, जिंक जो है, कॉपर और आयरन, तो इनकी क्रियाशीलता का क्रम क्या है कि इन तीनों में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु तो है जिंक और उससे कम अभिक्रियाशील धातु है लोहा और उससे कम अभिक्रियाशील है कॉपर।
यानी तांबा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी अभिक्रियाशीलता के कारण जिंक लोहे को विस्थापित कर सकता है, लोहा कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है लोहे को विस्थापित नहीं कर सकता और लोहा जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया की अगर परिभाषित करना चाहिए, इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि बीकर CDE में कोई भी विस्थापन अभिक्रिया नहीं होती है। इसका कारण भी आप जान गए, यानी अर्थात इनमें कोई रंग परिवर्तन नहीं आता है, यानी इनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई। अब इनकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित कर दे या कर देती है, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो आज हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी।